प्रेफरेंस लिस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? एक अच्छी और बेहतरीन प्रेफरेंस लिस्ट जो कि हमारे एडमिशन सिक्योर करने के चांसेस इंक्रीज कर देती है इवन कम एग्रीगेट के साथ। वो कैसे बनाई जाती है और उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? एक बच्चा जिसका एग्रीगेट काफ़ी अच्छा है लेकिन वो गलत प्रेफरेंस लिस्ट की वजह से, कॉलेजेस को गलत तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट में पुट करने की वजह से और गलत तरीके से कॉलेजेस की अरेंजमेंट की वजह से कैसे अपने एडमिशन सिक्योर करने के चांसेस को कम कर देता है। और एक वो बच्चा जिसका एग्रीगेट कम है, उसका बॉर्डर लाइन केस है, यानी उसके 50% या 60% चांसेस है कि वो एडमिशन सिक्योर कर पाता है, बट वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को एक सही तरीके से अरेंज करता है, सारे कॉलेजेस की अरेंजमेंट उसकी सही होती है और उसके कॉन्सेप्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड सही होते हैं। उसे पता होता है कि अपग्रेडेशन क्या है और डिग्रेडेशन क्या है, स्टे होना किसी कॉलेज में या अपग्रेडेशन ऑन रखना क्या है। ये सारी बातें अगर पता हों और वो इन चीज़ों को सही तरीके से लेकर चले तो वो अपने एडमिशन सिक्योर करने के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल्ला सैयद खानज़ादा और मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ प्रेफरेंस के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हों वो बहुत ज़रूरी है आपको आगे मूव करने के लिए। इस वीडियो के बाद मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको डोनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो कैसे काम करती है और वो बच्चे जो डोनेशन पे एडमिशन लेते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में, एमबीबीएस के प्रोग्राम के अंदर या बीडीएस के प्रोग्राम के अंदर, उनको सीट कैसे मिलती है, डोनेशन वाले बच्चे और ओपन मेरिट वाले बच्चे कैसे डिफर करते हैं, उनकी डिग्री वैलिड होती है या नहीं वैलिड होती, आगे जाके उन्हें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या नहीं आती, उनके जो थ्रू आउट जर्नी में जो जो होता है और डोनेशन की वजह से जो जो फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं डिफरेंट तरीके से, उनका कॉन्सेप्ट क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस करूंगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम मेन टॉपिक पे आते हैं तो प्रेफरेंस लिस्ट बेसिकली उसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम वो पहले समझेंगे। आज से कुछ साल पहले जब प्राइवेट के एडमिशन होते थे तो वो ऐसे होते थे कि बच्चे का अगर कोई एग्रीगेट है, लेट्स सपोज 84, 85, 86 एग्रीगेट है, उसने एडमिशन लेना है, वो 32 कॉलेजेस आते हैं बेसिकली यूएचएस के अंडर। और अब वतीम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को फिलहाल निकाला हुआ है तो 31 कॉलेज आते हैं फॉर फीमेल और 30 कॉलेज आते हैं फॉर मेल्स इस साल के अकॉर्डिंग ना। तो अगर हम देखते हैं, अगर किसी बच्चे ने ऐसे एडमिशन लेना था तो वो क्या करता था, पहले वो देखता था कि कौन सा कॉलेज उसके लिए सूटेबल है, वो अपना उसका फीस स्ट्रक्चर चेक करता था, उसके फैकल्टी, पढ़ाने का अंदाज, एक्टिविटीज और हॉस्पिटल्स एफिलिएटेड जो है उसके साथ, और वहाँ के ओल्ड एलुमनाई जो स्टूडेंट वहाँ से पास आउट हो चुके हैं यानी उसके जो सीनियर हैं वो कहाँ बैठे हैं, अच्छा सक्सेसफुली लाइफ स्टाइल उनका है या नहीं है, वो इन चीज़ों को देखता था और फिर एक कॉलेज सिलेक्ट करता था। ये एक नॉर्मल तरीका था जो प्रेफरेंस वाले तरीके से पहले था। उसमें बच्चे ने जब कॉलेज सेलेक्ट कर लिया था तो वो वेबसाइट पे जाता था, उस कॉलेज के रिस्पेक्टिव कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर उसके पोर्टल पे लॉगिन कर अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करके एडमिशन सिक्योर करता था, चलान फॉर्म डाउनलोड करता था, पे करता था और 2 से 3 हज़ार रुपये का चलान, यानी इन्फ्लेशन से पहले जो चलान की अमाउंट थी वो अराउंड 1000-1500 थी, तो वो उसे पे कर देता था। और उसका अगर एग्रेड होता था तो वो उस पहले उन्हीं कॉलेज को चूज करता था जिसका उसका एग्रेड बनता था। तो उसके बाद जब उसका नाम आ जाता था तो वो एक अच्छे कॉलेज में, अपने डिजायर कॉलेज में सीट सिक्योर कर लेता था। ये था पहले का तरीका। लेकिन फिर हुआ कुछ यूं कि इस तरीके में जो कॉलेजेस थे वो आज़ाद थे, आज़ाद के यानी जो कॉलेज अथॉरिटीज थी ना वो इस तरह काम करती थी कि ये जो हमारा मेडिकल कॉलेज है ये हमारा अपना है, जैसे एक स्कूल होता है ना वैसे। तो वो किसी को भी एडमिशन दे देती थी, यानी पहले तो उनका मेरिट सिस्टम होता था। इसी वजह से पहले आप लोग देखते होंगे कि बच्चा एडमिशन सिक्योर करता है, फिर इंटरव्यू देता है, फिर लिस्टें लगती हैं और फिर एडमिशन सिक्योर होता है। पहले ऐसे होता था कि इंटरव्यूज भी होते थे और काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती थी। इंटरव्यू के अपने नंबर होते थे, 20 नंबर, तो वो हर कॉलेज का अपना एक क्राइटेरिया होता था। लेकिन अब उस वजह से जो हम ये कह सकते हैं कि रिच फैमिलीज के बच्चे थे, वो उनकी फैमिली पेरेंट्स क्या करते थे कि वो डोनेशन दे देते थे। वो कहते थे डोनेशन ही, वो सीट खरीद लेते थे। पहले डोनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले होता था सीट खरीदना। आप गए, आपका एग्रीगेट नहीं है, कॉलेज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप उन्हें ऑफर करते हैं कि सर कोई ऊपर नीचे दाएं बाएं का तरीका है तो हमें बताएं, हम पैसे दे देते हैं। तो कहते हैं आप सीट खरीद लें, और वो पैसे दे देते थे और बच्चा उसके अंदर एडमिशन सिक्योर कर लेता था। पहले ये तरीका होता था। लेकिन डोनेशन और सीट खरीदना, डोनेशन की अभी बात नहीं हो रही क्योंकि वो कंसेप्ट अभी आया ही नहीं, वो बाद में आएगा। जो सीट खरीदने की बात है ना वो इलीगल है, टोटली इलीगल, ठीक है। आप ये ध्यान में रखें, इलीगल है सीट खरीदना। अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया कि सेंट्रलाइज पॉलिसी कर दी, जिससे शॉर्ट नॉर्म में CIP कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें
होता ये है कि अब जो कंडक्टिंग बॉडी होती है, एडमिटिंग बॉडी होती है हर प्रोविंस की, जैसे पंजाब में आती है हमारे पास यूएचएस एडमिटिंग बॉडी है, और वो एमडी कैट कंडक्टिंग बॉडी भी है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास फेडरल में शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है, वो कंडक्टिंग बॉडी भी है और एडमिटिंग बॉडी भी है। केएमयू खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी खैबर पख्तूनख्वा की है, वो कंडक्टिंग बॉडी भी है, यानी एमडी कंडक्ट भी कराती है और वो एडमिशन भी प्रोसीड करवाती है। अब डॉ यूनिवर्सिटी सिंध की है, वो कंडक्टिंग बॉडी भी है और इसी तरह एडमिटिंग बॉडी भी है। लेकिन इस साल ये हुआ था कि कंडक्टिंग बॉडी वही थी, फिर उनका कोई रोला चला हुआ, लीक हो गया, तो इसकी वजह से जो एडमिटिंग बॉडी है वो लम्स है, यानी लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरो। तो ये कंडक्टिंग बॉडी और एडमिटिंग बॉडी यूजुअली एक ही होती हैं, लेकिन ये चेंज भी हो सकती हैं फॉर सम रीजंस। अब जो एडमिटिंग बॉडी थी यूएचएस, उसने इस चीज को कम करने के लिए पीएमडीसी की अथॉरिटीज ने उसको ऑर्डर दिया कि आप सेंट्रलाइज एडमिशन करें, इस तरह डोनेशन वाला, मतलब इस तरह ये जो सीट खरीदने वाला सीन है ना, ये ऑफ हो जाएगा। अब जो सीट खरीदने वाला है ना, इसको हम इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं डोनेशन। अब जो हमें पता है कि सीट खरीदना एक इलीगल काम है, लेकिन इसको लीगलाइज करने के लिए, वाइट करने के लिए ब्लैक मनी को, उन्होंने क्या किया कि इसके लिए एक टर्म यूज की डोनेशन। डोनेशन का मतलब वो बेसिकली आम आवाम को और गवर्नमेंट के सामने ये दिखाते हैं कॉलेज वाले कि देखें ये जो पेरेंट्स है ना इस बच्चे के, ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये सीट नहीं खरीद रहे, ये जो हमारा कॉलेज है ना, एफिलिएटेड कॉलेज, या जो एफिलिएटेड कॉलेज है, सॉरी, जो हमारा हॉस्पिटल है ना, एफिलिएटेड हॉस्पिटल, और हमारा प्लस कॉलेज, इसकी बेटरमेंट के लिए ना, कि हमें कमी हो रही है, लाइक हमने कंस्ट्रक्शन करानी है, कुछ करना है, तो हमें फंड्स चाहिए, उसकी कमी, तो उसको पूरा करें, हमारी मदद कर रहे हैं। और स्पेशली ये जो डोनेशन है ये ली जाती थी इसके जरिए, हॉस्पिटल के जरिए, कि जी ये बेड इंक्रीज करवाने में मदद करें, वहां पैसे इस्तेमाल होंगे, तो इसको इस तरह छुपाकर एक लीगलाइज करने के लिए डोनेशन का वर्ड यूज होता था। तो ये डोनेशन का कॉन्सेप्ट है। अब इसको ओवरकम करने के लिए जो एडमिटिंग बॉडी है उसने कहा सेंट्रलाइज होना चाहिए ताकि ये वाला इशू ओवरकम हो। फिर सेंट्रलाइज हो गया। सेंट्रलाइज में अब ये होता है कि यूं नहीं हो सकता कि जो यूएचएस है ना, टोटल सीट्स 4100 हैं, लेकिन वतीन को निकाल दिया तो ये अराउंड 4000 हैं। लेकिन अब दो कॉलेजेस की वजह से इंक्रीज भी की हैं, उनका ऑफिशियल मुझे नहीं पता कि इंक्रीज तो हो गई है, ये कंफर्म है, पीएमडीसी ने अप्रूव उन्हें कर दिया, उनका नोटिफिकेशन ऑफिशियल मेरे पास इस वक्त मौजूद है, मैं अपने पेड व्हाट्सएप बच्चे का शेयर भी कर चुका हूँ। लेकिन ये जो इसको अब ये कंफर्म नहीं है कि वो जो 50-50 इंक्रीज हुई है दो कॉलेज में सीटें एमबीबीएस की, उन्हें काउंट करे या नहीं करे, लेकिन अभी तक जो यूएचएस ने शेयर किया है डाटा उसमें वो 4000 सीटें दिखा रहा है। तो अब यूएचएस डायरेक्ट ये नहीं कर सकता कि जो टॉप 4000 बच्चे ना उन्हें उठाकर उनका एडमिशन कर दिया और बाकियों को कहे चलो अल्लाह हाफिज, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि ऐसा किया भी जा सकता है, लेकिन इसलिए नहीं किया जाता जो टॉप के 4000 बच्चे हैं, जरूरी नहीं है कि उन कॉलेजेस में वो जाना चाहिए जिस कॉलेज में यूएचएस उन्हें रख रहा होगा अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एग्रीगेट। तो उस यूएचएस ने कहा कि जी अब प्रेफरेंस बनाएंगे आप अपना एडमिशन अप्लाई करते हुए, उसमें जो जो आप जिस तरीके से कॉलेज सिलेक्ट करेंगे ना, उन कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब एक अहम जो पॉइंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता दूं, प्रेफरेंस लिस्ट और अपग्रेडेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेना एक अच्छी चीज है, लेकिन इन सब की जो बेस है ना वो ये कि आपको लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट पता होना चाहिए, आपको ऑन रिकॉर्ड भी पता होना चाहिए कि ऑन रिकॉर्ड क्या था, यानी यूएचएस की फाइल्स में क्या है, कॉलेज ने क्या बताया, और ऑफ रिकॉर्ड यानी वो मतलब वो एग्रीगेट जो जिस पे लास्ट बच्चा उनके क्लास में बैठा हुआ है जो कि डोनेशन देकर आया हुआ है, डोनेशन पे आया हुआ बच्चा का एग्रीगेट ऑफ रिकॉर्ड होता है, उसको वो आगे जाके सेकंड या थर्ड ईयर में ऑन रिकॉर्ड करवा देते हैं। वो अलग चीज है, वो मैं वीडियो में आकर शेयर करूंगा प्रॉपर के डोनेशन वाला सीन क्या होता है। और ऑन रिकॉर्ड वो होता है कि जो बच्चा यूएचएस के थ्रू आया ओपन मेरिट पे, उसका एडमिशन जिस तरह हुआ है। तो आपको ना प्रेफरेंस सिलेक्ट करते वक्त और इस सारे प्रोसेस को करते वक्त सबसे पहले लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट लाजमन पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकता है और जो इस साल का क्लोजिंग मेरिट का ग्राफ है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी प्रेफरेंस बना सकते हैं। अब आपने प्रेफरेंस बना ली, इसके बाद आती है बात हमारे पास अपग्रेडेशन की। अब मैं आपको अपग्रेडेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अपग्रेडेशन ये है, जैसे नाम से जाहिर है, अपग्रेड होना होता है ऊपर जाना, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम अपग्रेड हो रहे हैं, हम एक से हम लाइक जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये इसमें ये नहीं है कि हम 1 से 2 पे जा रहे हैं, ठीक है, आप ये बात याद रखें, हम 1 से 2 पे नहीं जा रहे इसमें, हम इसमें अपग्रेड ऐसे हो रहे हैं कि हम 10 से 1 के दरमियान जब मूव कर रहे हैं ना, लाइक 10 से 9 पे आ रहे हैं,
तो हम अपग्रेड हुए, हम 9वें से 8वें पे आ रहे हैं तो हम अपग्रेड हुए, हम 8वें से 7वें पे आ रहे हैं तो हम अपग्रेड हुए। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम जितना कम नंबर की तरफ जाते जाएंगे, तो अब आपने क्या करना है, आपने अगर अपग्रेड हो रहा है ना, जो बच्चे जिनका एग्रीगेट 88 प्लस है वो तो हर कॉलेज के लिए एलिजिबल है और मतलब सेफ है, हर लिहाज से उनका एडमिशन कहीं पे भी हो सकता है, ठीक हो गया। जिनका 88 प्लस है उनका अल शिफा में भी हो सकता है, उनका लाहौर में कहीं पे भी हो सकता है, शरीफ वगैरह में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, अल अलीम में भी हो सकता है, तो FMH में भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप लोग सेम है। फिर वो बच्चे आते हैं जो 80 प्लस हैं, वो 80 प्लस नहीं बच्चे, वो बच्चे जो 75 से लेकर 85 के दरमियान है, वो कुछ कॉलेजेस को छोड़कर ऑलमोस्ट 95-90% कॉलेजेस में सेफ है, ठीक हो गया। फिर बच्चे आते हैं बॉर्डर लाइन केस वाले, लाइक मतलब बॉर्डर लाइन से भी पहले एक और आता है केस, वो होता है 72, 73, 74 वाले बच्चे। अब वो होते हैं 80 से 60 से 80% सेफ, कुछ कॉलेज में वो जा सकते हैं, कुछ में वो नहीं जा सकते। अब आते हैं बॉर्डर लाइन वाले, यानी 70 से लेकर 71 और 72 के दरमियान वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो होता है बॉर्डर लाइन केस। उसमें मतलब जो मेन पॉइंट होता है वो होता है 71 से 71 के दरमियान जो स्टूडेंट होते हैं, वो काफी क्रिटिकल सिचुएशन होती है 70 से 71 वाले स्टूडेंट्स के लिए। उनके लिए प्रेफरेंस लिस्ट इस लाइक का जिंदगी मौत का सवाल हो जाता है, ठीक है। उसमें ऐसा क्या होता है, उसमें ये होता है कि अगर आपने सही तरीके से चूज किया ना कॉलेज, तो आपका 70 है और आपने सही मतलब प्रेफरेंस रखी, यानी आपने सबसे कम क्लोजिंग मेरिट वाला जो कॉलेज है उसको सबसे नीचे रखा है और सबसे जो भी उसके बाद आप उसको इंक्रीज करते गए हैं, ठीक हो गया, तो आप सेफ हैं, आपके ज्यादातर कॉलेजेस में नाम आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप लाइक फिर अल्लाह हाफिज है, फिर अल्लाह के अमान आपने छोड़ देना है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। अब इसमें ना लास्ट ईयर का अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ ना, तो अराउंड तकरीबन 3 से 4 बच्चे मैं पर्सनली उन्हें जानता हूँ, उन्होंने क्या किया था, उनका 71 72 एग्रीगेट था, लेकिन उनकी प्रेफरेंस लिस्ट गलत उन्होंने लगाई थी, तो वो लाहौर की बजाय मुल्तान में कहीं उनका एडमिशन हुआ, सियालकोट में हुआ, और मतलब थोड़े बैकवर्ड एरियाज में उनका एडमिशन हुआ ना, उनका लाहौर में आराम से हो सकता था अगर वो प्रेफरेंस इसी तरीके से सेट करते। अब अगर हम अपग्रेडेशन की काफी सारी बातें मैं आपसे कर चुका हूं, मैं इसका एक लाइक थोड़ा और बेसिक बात बताऊं ना, कि अगर हमने प्रेफरेंस अपनी बना ली, सबसे नीचे रख दिया सबसे कम वाले कॉलेज को, उसमें ये होगा कि आपने आपका नाम आया, अगर आपका नाम आता भी है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका आ जाता है फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में ना, सबसे नीचे वाले में आ जाता है, आपका नाम आ गया और आप जाते हो, आपके पास आते हैं 2 चांसेस, आप कॉलेज जाके फॉरन रिपोर्ट करना है, आपका जैसे ही कहीं पे भी नाम आया ना, आपने फॉरन रिपोर्ट करना है। मैं आपको बता दूं, ये 12 बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपने फॉरन रिपीट करना है, क्योंकि इसमें यह है कि अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो आपका नाम लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, ना अपग्रेड हो गया ना कुछ हो गया, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, बेशक आपका 90 ही क्यों ना हो एग्रीगेट। आपने जब पहली दफा नाम आएगा आपने रिपोर्ट करना है, वरना जब आप रिपोर्ट करते हो ना कॉलेज जाकर, वहां पे अंडरटेकिंग्स पे साइन करते हो और कॉलेज को बता देते हो, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स यूएचएस के पास जाते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यूएचएस के पास जाती है। फिर यूएचएस जब नई लिस्ट लगाती है तो उसमें आपको, अगर आप अपग्रेडेशन ऑन रखते हो तो आपको अपग्रेड किया जाता है, अगर आप अपग्रेडेशन ऑफ रखते हो, स्टे रखते हो अपना, लाइक स्टे पे क्लिक टिक करते हो, तो आप उसी कॉलेज में रहते हो। तो ये सारी चीजें यूएचएस देखता है। अगर आप वहां पे जाकर रिपोर्ट ही नहीं करते, आप फीस ही जमा नहीं कराते ना, एडमिशन फीस या रजिस्ट्रेशन फीस या ट्यूशन फीस कुछ भी नहीं जमा कराते, और आप ना जाकर रिपोर्ट करते हो, ना अंडरटेकिंग पे साइन करते हो, ना अपग्रेडेशन पे टिक करते हो, ना स्टे पे टिक करते हो, कुछ भी नहीं करते, घर बैठे रहते हो। आप कहते हो इस कॉलेज में आ गया, लाइक मेरा आ गया है जी लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज या अख्तर सईद रावलपिंडी, मैंने इधर जाना नहीं, मैंने शालामार जाना है, मैंने जो शरीफ जाना है, FMH जाना है, अख्तर सईद लाहौर जाना है। आप कहते हो तो इसमें मेरा आ गया ना, तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, जब उसमें आएगा तो मैं जाकर रिपोर्ट करूंगा, फीस जमा करूंगा। नहीं, जब आपका उसमें नाम आ जाएगा किसी एक में, तो आप जब जाकर रिपोर्ट करोगे तभी आप यूएचएस के लिस्ट में आओगे, कंसीडर होगे, वरना यूएचएस कहेगा कि जी इस बच्चे ने रिपोर्ट ही नहीं किया। इट्स लाइक कि यूएचएस ने आपको कॉल की और आपने कॉल उठाई नहीं, तो वो आपको काट देगा, वो कहेगा निकलो, अगर इसने रिस्पॉन्स ही नहीं किया तो उसको एडमिशन की जरूरत ही नहीं है। तो ये बात होती है, जब आप एक दफा वहां रिपोर्ट करोगे तभी आप कंसीडर किए जाओगे कि आप विलिंग हो एडमिशन लेने के लिए, तो आपने फौरन जाकर वहां रिपोर्ट करना है। अब हम बैक टू टॉपिक आते हैं अपग्रेडेशन के। आपने आपका सेकंड लिस्ट में सबसे लोएस्ट वाले में नाम आ गया, आप कॉलेज गए, आपने रिपोर्ट किया, अब आप वहां स्टे, अगर आपको पता है कि जी मेरा अपग्रेड हो सकता है, अगर आपको लगता है आपने स्टडी
सही की हुई है, कैलकुलेशन ठीक है, तो आप वहां जाके स्टे करोगे, वहां जाके अपग्रेडेशन में टिक करोगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी मैंने यही रहना है, मेरा लाइक और किसी में नहीं आएगा, मेरा ग्रेड कम है, तो स्टे पे टिक कर दोगे। अगर अब आप अपग्रेडेशन पे टिक करते हो ना, तो आप अपग्रेड ऐसे करोगे, अगर फॉर एग्जांपल मेल स्टूडेंट के लिए 30 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो यूएचएस के अंडर आते हैं, उनमें अगर आपका 30वें कॉलेज में नाम आता है सबसे लास्ट वाले में, और आप अपग्रेडेशन पे ऑन कर देते पे टिक कर देते हो, तो आपको लगता है आपकी कैलकुलेशन ठीक है, और आपको लगता है कि मेरा अपग्रेड हो सकता है, तो जब आपका अपग्रेड होगा तो वो आपके 30 से 29वें नंबर पे जो आपने कॉलेज रखा होगा उसमें नाम आएगा, फिर इससे 28वें पे ऐसे आप इंक्रीज करोगे। ठीक हो गया, ये अपग्रेडेशन कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सारी बेसिक्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट के साथ शेयर करता रहता हूं। अगर आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके चार्जेस 400 रुपीज हैं, जो कि लाइफ टाइम में आप 400 रुपये पे करके प्रेफर लिस्ट बनवा सकते हैं, लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट हमसे हासिल कर सकते हैं, आप कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमसे ले सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हमसे हासिल कर सकते हैं, किसी भी किस्म की सर्विस और काउंसलिंग आप हमसे ले सकते हैं। हम आपको टोटली गाइड करते हैं कि आप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए बेहतर है। हम आपको कॉलेज अच्छे वाले जो हैं और अफोर्डेबल हैं, जिनके ग्रेड्स अच्छे हैं, वो हम आपको सजेस्ट करते हैं, हम टोटली आपको गाइड करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी पेड सर्विस लें, ताकि आपके बहुत सारी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वाकई में ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो बाकी बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी मदद हो। और इसी तरह अगर आप लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लेटेस्ट नॉलेज हासिल होती रहे। थैंक यू।